Hello friends, I am Dr. Shweta Agrawal. In this video, we will discuss what are the content areas of health education. Health education स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं जो कि हमारे वेरियस टाइप ऑफ हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, यानी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिनसे संबंधित शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है, जिन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। Comprehensive school health education cover a wide range of health topic area to consist local school in their efforts to implement comprehensive school health education। यानी कि कभी भी हम जब हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं, जिस तरीके से हमने अभी देखा, तो हेल्थ एजुकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, not a singular concept, because in the health education we can include health education, mental education, emotional education, social education, cultural education and spiritual education, which is component of the health. Now, this is a complex or comprehensive concept. So, our area of health education क्या हो जाता है? Also, wide range of health education. वाइड रेंज हो जाती है, बहुत बड़ी रेंज हो जाती है हेल्थ एजुकेशन की। एक्चुअली हम एक हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट को भी ED 303 में कंपाइल नहीं कर पा रहे, बहुत सारा है। फिज़िकल एजुकेशन एक्चुअली अपने आप में एक मेडिकल लाइन है पूरी, और मेंटल एजुकेशन, इमोशनल एजुकेशन और ये सब खुद में अपने आप योगा, मेडिटेशन, सोशलॉजी, बहुत बड़ा वाइड रेंज है। तो इन सबको कॉम्प्रिहेंस करना और इसको एक कंटेंट एरिया में बांटने की कोशिश की गई है। इसमें आप देखिए कौन कौन से एरियाज़ हमने इंक्लूड किए हैं जो एक नॉर्मली टीचर को पता होने चाहिए और इससे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें है जनरल हेल्थ एजुकेशन, जनरल चीज़ें जो होती हैं, कई बार आप ये इंटरनेट असेस करते हो या आप कुछ भी असेस करते हो, कहीं रास्ते में जाते हो, होर्डिंग लगे होते हैं, कई पोस्टर्स बने होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि जनरल हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको दिया हुआ होता है कि आपको ये प्रिकॉशंस रखने हैं, ऐसा करना है। तो जनरल कि आप डेली टाइम से उठिए, अपनी डाइट में पानी का कंटेंट, लिक्विड डाइट बढ़ाइए और फाइब्रस फूड लीजिए, ये फैट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, इससे रिलेटेड फूड का अमाउंट थोड़ा कम करिए। आप अपनी वर्क के अकॉर्डिंग, अपने फिज़िकल वर्क के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डाइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। यदि आप फिज़िकल वर्क कम करते हैं तो आपको कैलोरी की ज़रूरत कम है, एनर्जी की ज़रूरत कम है, बस आपको अपनी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी और डेली रूटीन के लिए चाहिए होती है कैलोरी, लेकिन एक्स्ट्रा कंजप्शन आप रोक दीजिए। तो इस टाइप की जनरल इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो जनरल हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड आती हैं और इसकी नॉलेज हर टीचर को, हर पेरेंट को होनी ज़रूरी है। तो एक एरिया ये हुआ। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टीचर को और पेरेंट्स को बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेवलपमेंटल स्टेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पे क्या क्या चेंज होते हैं, क्या बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, कैसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, किस टाइप की सोशल रिलेशनशिप उसके साथ डेवलप करनी चाहिए। देखिए, पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स बचपन में बच्चों के पेरेंट्स ही होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये पेरेंटल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में चेंज होनी चाहिए।
तो ये हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यदि ये चेंज नहीं हुई तो वो आपसे फैमिलियर नहीं होगा या आपको अपनी कई बातें नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कई सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कई सारे इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, उसका अट्रैक्शन अदर अपोजिट जेंडर के लिए ज़्यादा होता जा रहा है एडोलेसेंट में। तो शायद हो सकता है कि कोई बच्चा किसी भी स्टेज में अपनी फ्रस्ट्रेशन को ना बताए। अब कितने सुसाइड केसेस होते हैं 10th के बाद, अधिकतर होते हैं 10th के बाद, 12th के बाद। तो क्या होता है, 12th के बाद आप देखोगे कम होते हैं, 10th के बाद केसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये अंतर होता है। ये अंतर किस वजह से हो सकता है कि कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों से ऐसा रिलेशन नहीं बना पाते कि वो अपने स्टूडेंट या चाइल्ड अपनी मन की सारी बात अपने पेरेंट्स से कह सके। और जब वो अपने पेरेंट्स से बात को नहीं कहता तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है और उसकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब कुछ बिगड़ने लगती है, जिससे वो इतना बड़ा गलत कदम उठा सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही क्योंकि उसके तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की नेचर को जाने, उसे पहचाने, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या स्टेजेस होती है, किस तरीके से उसमें बॉडी चेंज, मेंटल चेंज, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, ताकि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके और उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड भी कर सके। ऐसा तो है नहीं कि हम सुसाइड ना कर लें इस डर से वो कहे कि मेरे को बहुत महंगी से महंगी लग्जरी कार या मोबाइल फ़ोन ला के दो तो वो हम दे देंगे। नहीं, हम उसे समझाएंगे, लेकिन वो समझाने का मैनर भी हमें आना चाहिए। तो हेल्थ एजुकेशन का एक सबसे बड़ा एरिया है क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट की नॉलेज पेरेंट और टीचर को पूरी होनी चाहिए। कम्युनिकेबल एंड क्रोनिक डिजीज़, इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी कम्युनिकेबल और क्रोनिक डिजीज़ हैं जो बच्चों को हो सकती हैं और जिनसे बचने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और यदि हो जाती है तो क्या क्यूरेटिव मेजर्स हैं, ताकि वो अपने चाइल्ड की, अपने स्टूडेंट की हेल्थ को अच्छा रख सके। अच्छा, एक चीज़ है, आप फिज़िकल हेल्थ में कभी कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड तो पेरेंट्स ज़्यादा है, टीचर नहीं है। नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स का लिटरेट होना और हाईली क्वालिफाई होना और हेल्थ एजुकेशन अच्छे से होना, उसका स्टेटस अच्छा होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक टीचर के लिए कंपलसरी है कि उसको हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। तो जब टीचर को हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज होगी तो वो जो इंडिकेटर्स अभी हमने किए थे तो वो उन इंडिकेटर्स के बेसिस पर बच्चे की हेल्थ को असेस करेगा और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करेगा, प्लस खुद करने के साथ साथ में क्लासरूम में खुद प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के साथ में उसके पेरेंट को भी नॉलेज दे सकता है। पीटीएम में उसको गाइड कर सकता है कि क्या इसका हेल्थ स्टेटस है, कितना ये एक्टिव रहता है क्लासरूम में, क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, कैसी डाइट रखनी चाहिए, उसके रूटीन के बारे में पूछ सकता है, केस हिस्ट्री कर सकता है। तो उससे उसकी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी सुधर सकता है। तो यानी कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि टीचर बच्चों को तो असेस करेगा ही, साथ में उनके पेरेंट्स को भी गाइड करेगा हर चीज़ के बारे में, जनरल हेल्थ एजुकेशन के बारे में, ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। ठीक है, अब आया न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड डाइट, इसके बारे में भी टीचर अब उसके पेरेंट्स को कम्युनिकेट करेगा कि कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको इंक्लूड करने हैं, डाइट में कैसे चेंजेस करो, क्या इसकी बॉडी रिक्वायरमेंट है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर और डिजीज़ जो हो रही है उन पे कैसे कंट्रोल और कैसे प्रिवेंशन रखी जा सकती है, इसकी नॉलेज टीचर को पूरी होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी होनी चाहिए। नहीं तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को गाइड करे। फिज़िकल एक्टिविटीज़, बिल्कुल टीचर अपने डेली टाइम टेबल में गेम्स को, फिज़िकल एक्टिविटी को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दे सकता है, जिससे कि वो फिज़िकली फिट हो सके, स्टूडेंट्स फिज़िकली फिट हो। देखो, जब आप कभी भी स्पोर्ट्स की क्लास में जाते हो तो आप फिज़िकली फिट होने की जगह के साथ में एक चीज़ और होती है, क्या? आप खुश होते हो, है ना। तो यानी कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे भी ये इफेक्ट आता है। और साथ में
कोई भी गेम जो होता है वो अकेले में तो नहीं होता, सोशल कम्युनिटी में, ग्रुप में होता है, तो यानी कि सोशल रिलेशनशिप को भी इंक्रीज करता है। और क्यों? गेम्स के ग्रुप बनाते समय आप क्या सामने वाले का रिलीजन, कल्चर पूछते हो? नहीं। तो इक्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और साथ में एक यूनिटी की फीलिंग डेवलप करता है। सेफ्टी एंड एक्सीडेंट इंजरीज प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन का एक एरिया, सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है कि जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, तो वहाँ के सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा जाए ताकि किसी भी इंजरी और एक्सीडेंट के होने से बचा जा सके। फैमिली लाइफ से रिलेटेड भी होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन, कि आप अपने घर में क्या डेली रूटीन होना चाहिए, क्या मील प्लानिंग होनी चाहिए और क्या मेन्यू प्लानिंग होनी चाहिए। मील, एक दिन में हम 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो क्या मील प्लानिंग होनी चाहिए, कितने टाइम पर होना चाहिए, किस टाइम पे क्या मेन्यू उसमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। कम्युनिटी हेल्थ एंड कंज्यूमर, कम्युनिटी की हेल्थ। अब देखो, जब सबसे पहली तो कम्युनिटी की यूनिट क्या है? फैमिली। तो फैमिली की लाइफ और उसकी हेल्थ की बात हो गई कि किस तरीके की डाइट लें, कैसे रिलेशनशिप हो, क्या हो, मेंटल हेल्थ कैसी हो। अब आती है कम्युनिटी की हेल्थ। यही चीज़ों को अप्लाई करना है कम्युनिटी में। ऐसा नहीं कि मैं अपने घर के लोगों को तो गाइड कर रही हूँ कि ऐसे खाओ ऐसे खाओ, और पास वाला यदि गलत खा रहा है या वही इंडिकेटर्स मेरे को सामने अपने नेबर के बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो मैं उसको गाइड नहीं करूँगी, उसको भी तो गाइड करूँगी। टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, टीचर प्लस पेरेंट जो खुद गाइड होकर आए हैं अपने चाइल्ड के टीचर से, उसे उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपने नेबर्स और अपनी कम्युनिटी के सब मेंबर्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में अपना पूरा योगदान दें। कंज्यूमर हेल्थ, कोई भी कंज्यूमर है, इतने उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग कभी कुछ भी फूड प्रोडक्ट लेते हो, फूड आइटम लेते हो, तो क्या केवल रेट टैग देखने के अलावा भी कुछ उसमें देखते हो? उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, कितने अमाउंट में पड़े हैं, उनको किस मेथड से बनाया गया है, क्योंकि जो कुकिंग मेथड होता है ना वो भी न्यूट्रिएंट्स पे इम्पैक्ट डालता है अलग अलग। और ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है ना, ये हमेशा रॉ कंडीशन की न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है कि 100 ग्राम आटे में कितनी कैलोरी है। तो ये कुक होने के बाद की बात नहीं हो रही है, ये कुक होने से पहले की बात हो रही है। कुक होने से तो उसकी कंडीशन चेंज होती है और कई सारे न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हीट के कांटेक्ट में आने से तो मोस्टली न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इवन वाइटामिन तो अधिकतर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब देखो, हम कुक कर रहे हैं और यदि उसको बॉईल करते जा रहे हैं तो विटामिन सी का क्या होगा? विटामिन सी तो हीट के कांटेक्ट में आने से सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए विटामिन सी, उसका कोई सा रिच सोर्स हम डेली यूज में लेते हैं क्या? लेमन। तो उसको कई लोगों की एक मिस फैलेसीज है, मिस हैबिट है क्या, कि वो कुक होते समय या सब्जी बनते समय या बनने के तुरंत बाद गरम गरम सब्जी में, पूरी सब्जी में लेमन डाल देते हैं। उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती और वो सही नहीं रहता। इवन कभी कभी आप लोगों ने शिकंजी के बारे में सुना होगा कि यदि वो बनाई जाती है और पहले से बना के रख दो तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो कड़वी लगने लगती है। तो यही प्रोसेस सब्जी के साथ में भी होगी। इसीलिए लेमन को हमेशा, यदि आप उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो खाते समय आप लेमन डालिए और उसे खाइए, और बहुत गर्म सब्जी में बहुत हीट के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होने चाहिए, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एनवायरमेंटल हेल्थ, हमें एक कंटेंट है इसका, एक एरिया हेल्थ एजुकेशन का, हमें आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे फेवरेबल रखना है ताकि वो हमें देखो, कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि दिल्ली के साइड की वेजिटेबल्स मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि वहाँ गंदे पानी में वो सब्जियाँ उगाई जाती हैं और वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है।
निकलती हैं। तो यदि हेल्थ एजुकेशन में एनवायरमेंटल हेल्थ की नॉलेज उन लोगों को दी गई होती जिन्हें ये पता होता कि इस गंदे पानी के पास सब्जियां उगाने से उनमें कई कैंसरस टाइप की बीमारियां तक आ सकती हैं, उसका कंपोनेंट भी आ सकता है, तो शायद वो ऐसा नहीं करते। तो एनवायरमेंटल हेल्थ की नॉलेज भी हर किसी को देना बहुत ज़रूरी है। साथ में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बात होगी आपको आगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गार्डनिंग, ग्राउंड, ग्रीनरी, प्लांटेशन, इनकी भी बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये भी स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि ग्रीनरी नहीं होगी तो इस स्कूल में आने का मन नहीं करेगा, उसमें एक शांति नहीं होगी, उसमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या काम करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालते हैं। तो कोई ऐसा एक सिस्टम भी होता है, एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जिसमें वो ऑक्सीजन निकालते हैं। हाँ, क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक, फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए भी है लेकिन हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उसी के वजह से जी रहे हैं। तो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इस कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते रहते हैं हम, तो इस ऑक्सीजन को कौन देगा? इस ऑक्सीजन को देगा हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट, हमारी नेचर। वो भी हेल्थ एजुकेशन का एक पार्ट है। और इसमें से हाँ, एक चीज़ और, इसमें कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। वो एनवायरनमेंट में इस टाइप के जर्म्स फैला देते हैं, केमिकल्स फैला देते हैं जिनमें सांस लेना नुकसानदायक होता है। तो ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड अदर ड्रग्स, जो एडिक्ट होते हैं या एडिक्शन करते हैं उनका हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्यों लेते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है हेल्थ एजुकेशन का। पर्सनल हेल्थ इंक्लूडिंग मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। अब आते हैं कि यदि हम पर्सनल हेल्थ और उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड करें, यहाँ पर हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग उन्हें दे सकते हैं कि उनकी पर्सनल हेल्थ क्यों ख़राब हो जाती है, उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे उनका कंट्रोल क्यों नहीं रहता है, नेगेटिविटी क्यों रहती है, इन सबको जज करना और उनके अकॉर्डिंग गाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। सब्सटेंस यूज़ एंड अब्यूज़। कई बच्चों के साथ कुछ ऐसे अब्यूज़ होते हैं, ये हम आगे की यूनिट में पढ़ेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं और लोगों के साथ में भी एडल्ट स्टेज में भी अब्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा, देखो फिज़िकल हेल्थ तो डिपेंड करेगी कि किस टाइप का अब्यूज़ किया गया है उसके साथ, और अब्यूज़ यानी कि शोषण, लेकिन मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे और सोशल हेल्थ पे, इन पे तो 100% नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन कौन कौन से अब्यूज़ होते हैं, कैसे उन्हें बचा जा सकता है, कैसे टीचर और पेरेंट्स जज करें कि इस बच्चे के साथ अब्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या फैसिलिटी देंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है हेल्थ एजुकेशन का। सोशल एडजस्टमेंट, समाज में यदि समायोजन नहीं होगा तो यही वॉर होती रहेंगी। और हमारे चीन और हमारे इंडिया में चीन के साथ एक वॉर होने के चांसेस, कंडीशन बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों में आपस में सोशल एडजस्टमेंट नहीं है। ये अलग बात है कि किस में ज़्यादा, कौन ज़्यादा मैल एडजस्टेड है और कौन एडजस्टमेंट करने की थिंकिंग रखता है, लेकिन सामने वाला जब नहीं करता तो जिसकी वजह से उसको भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो हेल्थ एजुकेशन इसकी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हेल्थ एजुकेशन क्या क्या उसके बहुत सारे एरिया हैं, और हम हर एरिया में यदि अलग अलग वर्क करें तो शायद किसी हद तक हम किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी चाइल्ड की हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने देश को, अपने कंट्री को, अपने वर्ल्ड को बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू।